हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग मूल विधि का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। मतलब कि इसको प्रोहिबिशन भी कहा जाता है। और एक्ट 1986 जब ये पास होता है वही यहाँ पे साल लिखा जाता है। तो 1986 में ये पास हुआ था। अब ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ और समझाती हूँ ये क्या है। ये पूरा डिटेल में बताया है मैंने। अब अगर आप इसको अच्छे से सुन लेंगे और अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको इसके अलावा बाहर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है। सबसे पहली चीज ऑब्जेक्टिव, कि ये एक्ट, ये चैप्टर, ये अध्याय क्यों लिखा गया, किस चीज की वजह से करा गया। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है इसका कि मतलब हमारे समाज में वुमेन्स की, औरतों की रिस्पेक्ट बनी रहे। तो उसके लिए यह यहाँ पे हमने कुछ कुछ सेक्शंस में इसको डिवाइड करा गया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में बोला है टू इंश्योर रिस्पेक्ट एंड एनहांस वुमेन थॉट्स इन फ्री मैनर फॉर देयर प्राउड इन सोसाइटी। ओके, कि इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि उनकी रिस्पेक्ट बनी रहे समाज में और वो प्राउडली सोसाइटी में घूम सके। अब देखते हैं कि कब पास हुआ था। तो ये पास हुआ था 23 दिसंबर 1986 में। कब पास हुआ था? 23 दिसंबर 1986 में ये पास हुआ था और इम्पोज हुआ था 2 अक्टूबर 1987 में। हमने जो पहली वीडियो में देखा था उसमें आप डाउरी प्रोहिबिशन में देख सकते हैं कि वो उसी साल 2 महीने के अंदर अंदर वो क्या हुआ था, इम्पोज भी हो गया था, लागू भी हो गया था। मैंने उसमें बताया था कि वो एक ही एक्ट जो इतनी जल्दी लागू हो गया पास होने के बाद। पर आप इसमें देख सकते हैं इसमें 1 महीने से 1 साल तक का ऑलमोस्ट डिफरेंस है, 1 साल का। 86 में पास हुआ है और 87 में ये 1987 में इम्पोज हुआ है। और जिस साल ये पास हुआ है उसका ही यहाँ पे ईयर लिखा जाता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ है 1986। अब देखते हैं इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं। तो इसके अंदर कोई भी पार्ट नहीं है, नो पार्ट। और डाउरी प्रोहिबिशन में भी कोई पार्ट नहीं था। सेक्शन इसमें भी 10 है, डाउरी प्रोहिबिशन में भी 10 ही थे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, दोनों में 10-10 सेक्शंस हैं। अब जो हमारा सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 सेम चीज, वो सबका सारे सेक्शंस का ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है। ये भी यही कहता है, ब्रीफ नेम, मतलब इसका नाम, जो भी एक्ट का नाम है, जैसे इसका नाम इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन है तो उसका नाम, एक्सपेंशन, कितने एरिया तक में फैला हुआ है, स्टार्ट कब हुआ था। तो एक्सपेंशन इसका ऑल ओवर इंडिया है। डाउरी प्रोहिबिशन में बताइए, कमेंट्स में बताइएगा कि डाउरी प्रोहिबिशन में कौन सा एक्सेप्शनल मतलब स्टेट है, कि जो उसमें एक्सेप्शन है। ऑल ओवर इंडिया के अलावा एक एक्सेप्शन स्टेट है, वो कौन सा है, प्लीज कमेंट करना आप लोग। स्टेट इसका स्टार्ट कब हुआ? 2 अक्टूबर 1987 में। कब हुआ? 1987 में, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ऑलरेडी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 3 स्टार इसलिए बना रखे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और मैं ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड भी कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ओके। सेक्शन 2 जो है वो हमें बताता है डेफिनेशन के बारे में, कि ये मतलब इंडिसेंट एक्ट ऑफ वुमेन क्या है। ये पूरी डेफिनेशन बता, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया। और इसके अंदर कुछ सब पार्ट्स है, जैसे 2 का ए, 2 का बी, 2 का सी, ऐसे करके है। तो पहले हम देखते हैं 2 का ए क्या कहता है। 2 का ए कहता है एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट करता है। एडवर्टाइजमेंट मतलब दिस एक्ट क्लेम्स टू बी प्रोहिबिट द क्रिएशन, publication and distribution of material that control indecent representation of women। मतलब कि उस चीजों को बंद करना, प्रोहिबिट करना, ऐसे चीजें बनाना या पब्लिश करना जो क्या करे, वुमेन की, औरत की आत्मसम्मान को या उसके रिप्रेजेंटेशन को ठोस पहुंचाए। कि मतलब कोई ऐसी चीज एडवर्टाइज कर देना कि ऐसा कोई चित्र जिससे अगर जैसे रास्ते में जा रही तो हमारी बहनें या मम्मी या कोई भी देख के शर्मसार हो, अपनी गर्दन नीचे कर ले। ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, कहीं कहीं गंदे पोस्टर्स लगे रहते हैं। तो उन सब चीजों का यहाँ पे पूरा हमारा समाज जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एकदम उसका प्रोहिबिट है। तो जो ऐसे लोग करते हैं उनके स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले जाते हैं उनके खिलाफ। तो इसमें एडवर्टाइजमेंट का क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट है सेक्शन 2 के ए में। 2 का बी कहता है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल्स वेदर फ्री और अदरवाइज, किसी भी सैंपल का भेजना फ्री में या फिर ऐसे ही फ्री में किसी चीज को ऐसे देना, वो डिस्ट्रीब्यूशन। डिपिक्शन 2 का सी कहता है डिपिक्शन ऑफ अ वुमेन्स फिगर, फॉर्म और बॉडी और एनी पार्ट इन अ वे दैट इज इनडिसेंट, डेरोगेटरी और डी-इनिग्रेटिंग।
इसका मतलब क्या होता है कि वुमेन की किसी भी तरीके का चरित्र, उसकी किसी बॉडी का पार्ट इस तरीके से दर्शाना कि वो कितना शर्मशार है, उस वो 2 के सी में आता है। 2 के डी में क्या है, लेबलिंग की, जैसे कहीं पे लेबल लगा दिया, कोई गंदा तरीके का लेबल लगा दिया कि मतलब कोई लड़की की फोटो लगा दी जो गंदी है, इंडिसेंट है, तो वो चीज किसमें आ गई, 2 के डी में आ गई, लेबलिंग। टू का अब सेक्शन 3 क्या कहता है, सेक्शन 3 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ इंडिसेंट एडवर्टाइजमेंट, कि इंडिसेंट एडवर्टाइजमेंट का प्रोहिबिशन, मतलब कि कोई भी नहीं बनाएगा, विल नॉट मेक, कोई उसे बनाएगा नहीं, विल नॉट गॉट मेक, कोई उसे बनाने के लिए कहेगा नहीं, विल नॉट पब्लिश, ना ही वो पब्लिश होगा, विल नॉट शो, ना ही कोई उसे देखेगा, किसी को देखेगा नहीं, ठीक है, कोई बनाएगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, पब्लिश नहीं होगा तो वो कोई देखेगा भी नहीं। ये नहीं है कि सिर्फ बनाने वाला निर्दोष वो दोषी है, जो उसको बनाने के लिए बोल रहा है वो तो दोषी है ही, और जो बना रहा है वो भी दोषी है, जो देख रहा है वो भी दोषी है, जो पब्लिश कर रहा है वो भी दोषी है, सब लोग इसमें दोषी है, क्योंकि आप ऐसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं। तो वो सेक्शन 3 के अंदर आता है, ये प्रोहिबिशन ऑफ इंडिसेंट एडवर्टाइजमेंट। अब जैसे कि अब एसआई के क्वेश्चंस की बात करें, यूपीएसआई में, तो ऐसे आ सकता है कि कौन सा सेक्शन है जो प्रोहिबिशन ऑफ इंडिसेंट एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताता है, तो वो सेक्शन 3 है, ठीक है। सेक्शन 4 कहता है एनी बुक और बुकलेट मस्ट नॉट पब्लिश्ड एंड मस्ट नॉट सेंड बाय पोस्ट, ऐसी इंडिसेंट कोई भी बुक या बुकलेट पब्लिश नहीं होगी और ना ही उसको पोस्ट के द्वारा सेंड किया जाएगा। व्हाट इज, इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रोहिबिट है, व्हाट इज प्रोहिबिटेड, एनी मटेरियल कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, कोई भी ऐसी चीज जिसमें इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है वुमेन की। प्रोहिबिशन ऑन पब्लिश, पब्लिश पे प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन ऑन सेल, रेंट और डिस्ट्रीब्यूट, कि हम उसको ये नहीं है कि बेच रहे हैं, रेंट मतलब कि किसी ने उस बुक को किराए पे ले लिया और कोई इसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करा, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है यहाँ पे फ्री में बेच रहा है कोई, किसमें बेच रहा है कोई, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसको फ्री में, तो ये भी नहीं है कि हम उसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। नॉट अलाउड टू सेंड बाय पोस्ट, और ना ही उसे कोई पोस्ट से सेंड करे, कहीं कोई ये बोल दे कि नहीं हमने तो बेची नहीं है, हमें तो पोस्ट से सेंड करी, तो हमारी तो कोई गलती है नहीं, तो ऐसा नहीं है, अगर कोई पोस्ट से भी सेंड कर रहा है तो भी वो गलत है, तो भी वो एक जुर्म है। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कैसे, व्हेन द पब्लिकेशन इज गुड फॉर द पब्लिक गुड, ये कोई पब्लिश हो रही है वो किसी पब्लिक के गुड के लिए, अच्छे के लिए हो रहा है, समाज के अच्छे के लिए, तो होगा पब्लिकेशन अलाउ होगा, एक्सेप्शन। पब्लिकेशन जस्टिफाइड फॉर साइंस, जैसे साइंस की बुक्स में आपने देखा होगा, साइंस की बुक्स में, लिटरेचर में, आर्ट में, कोई लर्निंग में, मतलब कि जब हम वैसे जो लोग आगे मेडिकल की तैयारी करते हैं उसमें ऐसी चीजें बुक्स में छपी होती है ना, पब्लिकेशन तो होती हो ही रही है वो, तो वो पब्लिकेशन तो वैसा देखा जाए तो वैध नहीं है, पर उस एक्सेप्शन में आ रही है, एक्सेप्शन में मतलब जस्टिफाइड है, वो साइंस की बुक्स में, लिटरेचर में कहीं ऐसी कोई चीज कोई आ रही है तो वो क्या है, पब्लिकेशन वो वैध है, वो अलाउड है। तीसरा है when the material is bonafide for religious purposes, ओके। अब सेक्शन 5 कहता है power to enter and search gazetted officers are only allowed, कि बिना सर्च के, बिना वारंट के, मतलब बिना वारंट के गेजेटेड ऑफिसर्स, एसआई अब यूपीएसआई गेजेटेड ऑफिसर नहीं होता है गाइस, ठीक है, पहली बात, कोई गेजेटेड जैसे एसएससी सीजीएल के एग्जाम से आप गेजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं। तो इसमें क्या पावर होता है, सेक्शन 5 कहता है कि गेजेटेड ऑफिसर के पास पावर है कि वो उसके घर में जा सके बिना वारंट के और सर्च कर सके, कोई जो जुर्म है, जो मतलब जिसमें दोषी है उसके घर में जाए, एंटर करे और सर्च कर सके, और ये सिर्फ गेजेटेड ऑफिसर के ओनली अलाउड होता है इसमें, ठीक है। ऑथराइज ऑफिसर, एंट्री एंड सर्च, किसी चीज को सीज करने की पावर, अगर वो कोई चीज को मतलब अपने पास रखना चाहे, सीज करना चाहता है तो वो सीज कर सकता है। रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड का एग्जामिनेशन भी कर सकता है, तो पहले का रिकॉर्ड क्या रहा है, पहले इसने कोई जुर्म करा है कि नहीं करा, कोई अपराध करा है कि नहीं है। और इसमें जो सर्च होता है वो अंडर वारंट होता है, मतलब अंडर वारंट कर सकते हैं, पर गेजेटेड ऑफिसर आर अलाउड विदाउट वारंट, ओके। और इसमें किसको रिपोर्ट करना होता है, मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना होता है। डाउरी में भी मैजिस्ट्रेट को ही मतलब रिपोर्ट करना होता है, मैजिस्ट्रेट को ही, ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के लिए भी। पेनल्टीज फॉर वायलेटिंग सेक्शन 3 एंड 4, अगर से कोई सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को वायलेट करता है तो वो भी किसके अंतर्गत आता है, उसमें पेनल्टीज होती हैं अगर कोई वायलेट करता है सेक्शन 3 या सेक्शन 4 को।
अब हम देखते हैं क्या क्या पेनल्टीज है। सबसे पहले अगर किसी ने पहली बार कराया, पहली बार अगर हुआ है फर्स्ट टाइम, तो उसको 2 साल की जेल गई। किसी ने कोई चीज ऐसी गंदी चीज या फिर कोई पब्लिश कर दिया, ऐसे कुछ चीज लगाई है पहली बार, तो उसको 2 साल की जेल होगी और 2000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। पर अगर उसने दूसरी दूसरी तीसरी बार अगर रिपीट कराया, मतलब दूसरी बार कराया, तो उसको 6 से 5 महीने की जेल होगी। 6 से 5 महीने की जेल दूसरी बार में, दूसरी या तीसरी बार में से कराया, और फाइन लगेगा 10,000 से लेके 1 लाख तक का। पहली बार के लिए तो 2 साल की जेल है और 2,000 रुपये फाइन है। पहली बार के लिए क्या है, पहली बार के लिए 2 साल की जेल है बस, 2,000 रुपये फाइन है। और अगर दोबारा करता है तो 5-6 महीने से लेके 5 साल तक की जेल है और फाइन है 10,000 से लेके 1 लाख तक का। अब आते हैं सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7 कहता है ऑफेंसेस कमिटेड बाय कंपनीज। अब जैसे कंपनीज भी तो होती हैं कि ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट अपने उस पर पोस्ट करवाती हैं, ऐसे कुछ एडवर्टाइजमेंट करती हैं, तो फिर तो इस पे क्या होता है, जो ऑफेंस कंपनीज के द्वारा होता है उसमें क्या होता है, कंपनी ओनर एंड द पर्सन प्रेजेंट देयर वॉज रिस्पॉन्सिबल। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए जो कंपनी का ओनर है। अगर किसी कंपनी के द्वारा ऐसी चीज हुई है तो उसका ओनर, कंपनी का ओनर रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, कंपनी का ओनर। और कंपनी में जो मौजूदा लोग हैं, प्रेजेंट पर्सन प्रेजेंट देयर आर रिस्पॉन्सिबल, जो वहां पे लोग प्रेजेंट हैं वो लोग रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगर कंपनी के द्वारा ऐसा क्राइम होता है तो। सेक्शन 8 कहता है नेचर ऑफ क्राइम क्या है, बेलेबल ऑफेंस है, कि हाँ इसमें बेल मिल जाती है। बेलेबल मतलब बेल मिल जाती है। कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। विदाउट वारंट के भी पुलिस यहाँ पे क्या कर सकती है, अरेस्ट धर सकती है आप लोगों को, अगर आप ऐसा क्राइम करते हैं तो, या कोई भी ऐसा क्राइम करता है तो गाइस। ठीक है, तो पुलिस धर लेगी ना, ऐसा काम तो करिए मत ना बालक, समझ लिया। अब सेक्शन 9 क्या कहता है, सेक्शन 9 कहता है प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर एक्शन टेकन इन गुड फेथ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और देयर ऑफिसर्स। अगर जैसे कि हमारी, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ सेक्शन 9 को एग्जाम्पल। जैसे मैं बताती हूँ कि जैसे कि आपके घर के बाहर कोई खंबा लगा हुआ है, लाइट का खंबा है, और कोई आके उसके ऊपर एक गंदा सा पोस्टर लगा के चला गया। या आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, कोई पोस्टर लगा के चला गया, उसमें कुछ ऐसी अश्लील फोटो लगी है लड़की की, या फिर गंदी तरीके से उसको डिसेंट रिप्रेजेंटेशन करा है किसी भी औरत का, किसी भी वुमेन का। तो क्या है, उसमें जो पुलिस है वो आके उसको फाड़ के जा सकती है, वो उसका, कि हाँ वो चढ़ेगी, लगाएगी सीढ़ी और उसे फाड़ देगी। तो ये है कि उसको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, क्योंकि वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए कर रही है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कर रही है। तो उसमें क्या है, ये ऐसे पुलिस ऐसे एक्शन ले सकती है जो कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए, गुड फेट के लिए हो। और एक बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और देयर ऑफिसर्स, उनके ऑफिसर्स से, मतलब ऑफिसर्स कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। सेक्शन 10 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू क्रिएट रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पास पावर है कि इसके लिए वो क्रिएट करे रूल्स और इम्प्लीमेंट करे एक्ट, इस एक्ट को। ठीक है, वुमेन इंडिसेंट वुमेन एक्ट को। तो जैसे कि डाउरी प्रोहिबिशन में किसके पास, मतलब कि वो था, पावर थी कि वो रूल्स बनाए। डाउरी प्रोहिबिशन में, डाउरी प्रोहिबिशन में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही ये सिर्फ राइट था, ये सिर्फ ताकत थी कि वो रूल्स बना सकती है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस किसी उस एक्ट को। डाउरी में भी और वुमेन इंडिसेंट एक्ट में भी, दोनों में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है। ये बात ध्यान रखना, दोनों में किसके पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। ठीक है, मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। ये देखिए, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन 1986 में हुआ था। 1986 क्यों बोला जाता है 1986, इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो 1986 में पास हुआ था। जब वो पास होता है, जब का साल डाला जाता है, जब वो इम्पोज होता है उसका साल नहीं डाला जाता है। जब वो पास होता है जब का साल डाला जाता है, जब वो पास हो 1986 में पास होते हैं। क्यों, ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर रिस्पेक्ट एंड इनहेंस वुमेन थॉट्स, कि सोसाइटी में वुमेन की रिस्पेक्ट बनी रहे, उसका औहदा बना रहे, वो प्राउडली घूम सके सोसाइटी में कोई भी वुमेन। और इसका कोई पार्ट नहीं है, इसके अंदर 10 सेक्शन है। डाउरी प्रोहिबिशन में भी 10 सेक्शन थे। पहले में बताता है ब्रीफ नेम, एक्सपेंशन कहाँ तक एक्सपेंड है, स्टार्ट डेट। सेक्शन 2 बताता है डेफिनेशन, और 2 के सब पार्ट्स है, 2A 2B 2C 2D, 4 है। सबसे पहला बताता है एडवर्टाइजमेंट, दूसरा बताता है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा बताता है कि वुमेन की किसी भी फिगर का, किसी भी बॉडी का गलत तरीके से प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, गलत तरीके से एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए कि जिससे वुमेन या कोई भी औरत शर्मसार हो। और 2 का टी कहता है लेबल, किसी कोई भी इनडिसेंट वुमेन की लेबलिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी पैकेजिंग पे।
सेक्शन 3 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ इंडिसेंट एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि कोई इसमें बनाएगा नहीं, ना कोई इसे खरीदेगा, ना कोई इसे बनाने के लिए ऑर्डर देगा, ना कोई इसे देखेगा, ना पब्लिश होगा। तो ये होता है सेक्शन 3 के अंदर। सेक्शन 4 कहता है कोई किसी भी प्रकार की इनडिसेंट, ना ही बुक, ना ही कोई बुकलेट पब्लिश होगी मार्केट में, और ना ही उसको पोस्ट के द्वारा सेंड किया जाएगा। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन है पब्लिकेशन, मतलब कि जस्टिफाइड फॉर साइंस के लिए, पब्लिक गुड के लिए अगर कोई कर रहा है पब्लिश, या फिर रिलीजियस पर्पसेस के लिए कर रहा है। तो 3 इसमें एक्सेप्शन आते हैं हमारे सेक्शन 4 में। सेक्शन 5 कहता है पावर टू एंटर एंड सर्च, गेजेटेड ऑफिसर्स आर ओनली अलाउड। किसी गेजेटेड ऑफिसर्स के पास ही सिर्फ ये राइट है कि वो एंटर कर सकता है दोषी के घर पर, आरोपी के घर पर, और सर्च कर सकता है। ठीक है, और रिपोर्ट किसको करेगा? मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगा। डाउरी में भी मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट कर रहा था। सेक्शन 6 कहता है कि पेनल्टीज फॉर वायलेटिंग, अगर कोई सेक्शन 3 या सेक्शन 4 का वायलेट कर रहा है, सेक्शन 3 या सेक्शन 4 का, सेक्शन 3 देख सकते हैं कोई भी ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट को प्रोड्यूस कर रहा है, या सेक्शन 4 कोई भी ऐसी कोई बुक या बुकलेट पब्लिश कर रहा है, अगर कोई ये वायलेट करता है दोनों सेक्शन को, तो पहली बार करने पे 2 साल की जेल होगी और 2000 का फाइन होगा। और अगर दोबारा करते हुए पकड़ा गया, दोबारा अगर वही चीज रिपीट कर रहा है, तो उसमें होगा 6 महीने की जेल होगी और 5 साल, 6 महीने से 5 साल तक की जेल और 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना। और सेक्शन 4 कहता है ऑफेंस, अगर कोई कंपनी ऑफेंस कर रही है तो उसमें उसके बारे में बता रखा है। तो कंपनी के ऑफेंस करने में कौन जिम्मेदार होगा? कंपनी का ओनर, और जो लोग वहां पे प्रेजेंट है वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेचर ऑफ क्राइम क्या है? इसमें बेलेबल है, बेल मिल जाती है, कॉग्निजेबल है, बिना वारंट के पुलिस आपको धर सकती है। सेक्शन 9 कहता है कि प्रोटेक्ट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफिसर्स पब्लिक के वेलफेयर के लिए एक्शन ले सकते हैं तुरंत। सेक्शन 10 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने की इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट में सब बता दिया है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी करा है, उस पर मैंने शॉर्ट में बता भी दिया है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप बताइएगा, तो मैं इसका चैप्टर 3 लेकर आऊंगी। चैप्टर 3 में भी वुमेन के रूल्स के बारे में ही है। चैप्टर 3 में हम डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में पढ़ेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट्स में कीजिएगा, मैं जरूर आपकी डाउट्स क्लियर करूंगी। थैंक यू।